हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको रसायन शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन है चांदी, बी कॉपर, सी ग्रेफाइट, डी लोहा। तो वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु है। ऑप्शन चांदी, बी कॉपर, सी सोना, डी लोहा। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो चांदी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 5, बी 7, सी 16, डी 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। अब वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। साथ में सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, जिसकी वास्तव कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं जिसके वास्तव कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन धातु, बी अधातु, सी उपधातु, तीन में से कोई नहीं। तो जिसके वास्तव कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 22, बी 25, सी 26, डी 30। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसका संकेत क्या है? एफ ही है। साथ में सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, आदमी कार सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? अभी हम आपको बताए हैं आदमी कार सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, कार्बन है। यहाँ बताना इनमें से कौन कार्बन है। ऑप्शन धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, नींबू का पीएच मान कितना होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना नींबू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन 2, बी 2.5, सी 3, डी 3.5। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोयला किस प्रकार के ईंधन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कोयला किस प्रकार का ईंधन है। ऑप्शन नवकरणीय, बी अनवकरणीय, सी प्राकृतिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला एक अनवकरणीय ईंधन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अनवकरणीय ईंधन किसे कहते हैं? जिसका भंडार सीमित हो, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, उसे अनवकरणीय ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला हो गया। कोयला कोयला एक अनवकरणीय ईंधन है, इसे याद रखना होगा। जबकि जल, वायु यह नवकरणीय ईंधन है, यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ऑप्शन है सोना, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन। तो निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन 5, बी 5.6, सी 6, डी 6.6। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो CH4 हुआ वो हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन गैस, सी हाइड्रोजन गैस, डी क्लोरीन गैस। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन गैस है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6, बी 6.5, सी 7, डी 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 15 आधुनिक और साड़ी का निर्माण किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपका आधुनिक और साड़ी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन न्यूलैंड से, डी मोसले ने, सी न्यूटन ने, डी मैटलिफ ने। तो आधुनिक और साड़ी का निर्माण किसने किया था? तो मोसले ने किए थे। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेडली का नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मेडली का नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? ऑप्शन परमाणु घनत्व, बी परमाणु आयतन, सी परमाणु द्रव्यमान, डी परमाणु संख्या। तो मेडली का नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सकर्ण तत्व, बी सामान्य तत्व, सी क्षार धातु, डी क्षारीय मृदा धातु। तो वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 आधुनिक और सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आधुनिक और सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन वर्ग, बी आवर्त, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। आधुनिक और सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है जो ऊर्ध्वाधर कतारें हैं इसे हम वर्ग कहते हैं। वही जो इस तरह क्षैतिज रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आवर्त कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन मैलिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टार्टेरिक अम्ल। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 वर्ग 18 तत्वों को क्या कहते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वर्ग 18 तत्वों को क्या कहते हैं? ऑप्शन धातु, बी अधातु, सी निष्क्रिय तत्व, डी सक्रिय तत्व। वर्ग 18 के तत्व क्या कहते हैं? तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा जो वर्ग 18 के तत्व हैं वो किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसे याद रखना होगा इस वर्ग के तत्व सभी गैस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रबल अम्ल, बी दुर्बल अम्ल, सी प्रबल क्षार, डी दुर्बल क्षार। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन धोने वाला सोडा का, बी बेकिंग सोडा का, सी व्यंजक चूड़ का, डी इनमें से कोई नहीं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? यहाँ बताना आपको निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? ऑप्शन गोबर गैस, बी लकड़ी, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 एंटीमनी क्या है? यहाँ बताना आपको एंटीमनी क्या है? ऑप्शन धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल का, बी मीथेन का, सी हाइड्रोजन का, डी जल का। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन चांदी, बी कॉपर, सी सोना, डी लोहा। तो कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? अपने उष्माशोषी, बी उष्माक्षेपी, सी मंद दहन, इनमें से कोई नहीं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उष्मा ऊर्जा निकलती है उसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, नमक रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ बता नमक रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक रासायनिक सूत्र NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन 6.4, बी 7, सी 7.4, डी 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन क्षार, बी अम्ल, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार करता है। यहाँ पर ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल करता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन एथेन गैस, बी मीथेन गैस, सी ब्यूटेन गैस, डी हाइड्रोजन गैस। तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन गैस है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? यहाँ बताना ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए दो ऑक्सीजन परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों को साझा कर अपना अष्टक पूरा कर यह डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसे याद रखना होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।